हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक C4 साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये C4 पैथवे जिसे कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फोटोसिंथेसिस का एक स्पेशल एडवांस्ड तरीका है जो कुछ खास प्लांट्स यूज़ करते हैं। आप इसे एक तरह का फोटोसिंथेसिस अपग्रेड समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहें। जी सर। और स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जब गर्मियां पीक पर होती हैं, तेज धूप और हाई टेम्परेचर होता है, तो कॉर्न यानी मक्का और शुगरकेन यानी गन्ना जैसे प्लांट्स इतनी तेजी से कैसे ग्रो करते हैं, जबकि उसी मौसम में बहुत से दूसरे प्लांट्स जैसे गेहूं या चावल स्ट्रगल करने लगते हैं? इस सवाल का जवाब C4 साइकिल में ही छिपा हुआ है। बिल्कुल। तो C4 साइकिल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जो स्टैंडर्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं, उसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एक कमी है, और इस कमी का नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है। और ये कमी एक एंजाइम की वजह से है जिसका नाम है रुबिस्को। ये एक एग्जाम पॉइंट है। रुबिस्को का पूरा नाम है राइब्यूलोज 1-5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेज। देखिए, इसके नाम में ही कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी। इसका मतलब ये है कि इसकी डबल नेचर है। इसका असली काम है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को कैप्चर करना, जिससे शुगर बनती है। लेकिन ये गलती से ऑक्सीजन O2 से भी बाइंड कर सकता है। और जब रुबिस्को CO2 की जगह O2 से बाइंड करता है तो एक बेकार की प्रोसेस शुरू होती है जिसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ना तो कोई शुगर बनता है, ना ही एनर्जी। उल्टा प्लांट की पहले से बनाई हुई एनर्जी यानी ATP खर्च हो जाती है और फिक्स किया हुआ कार्बन भी वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। अब सोचिए, ये गलती यानी फोटो रेस्पिरेशन कब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? फील्ड कंडीशंस में इसका क्या मतलब है? जब मौसम गर्म और सूखा होता है, तब पानी बचाने के लिए प्लांट अपने लीव्स के छोटे छोटे पोर्स, जिनको स्टोमेटा कहते हैं, बंद कर लेता है। स्टोमेटा बंद होने से CO2 अंदर नहीं आ पाता, तो लीफ के अंदर CO2 की कमी हो जाती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस चलने की वजह से O2 बनता रहता है, तो अब सेल के अंदर CO2 कम और O2 ज़्यादा हो गया। ऐसे हाई ऑक्सीजन और लो CO2 एनवायरनमेंट में रुबिस्को के O2 से बाइंड करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इससे प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है। तो उस फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने एक बेहतरीन सोल्यूशन निकाला, द C4 पाथवे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक 2 पार्ट इनोवेशन है। C4 प्लांट्स ने न सिर्फ अपने बायोकेमिस्ट्री बदली, बल्कि अपने लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी भी चेंज कर लिया। चलिए देखते हैं कैसे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनता है। नॉर्मल C3 प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल्स में होता है। ये सेल्स लीफ के सरफेस के पास होते हैं। लेकिन C4 प्लांट्स में एक स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्रैन्स एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है व्रीथ या माला। इस एनाटॉमी में वैस्कुलर बंडल्स यानी वेन्स के चारों तरफ लार्ज थिक वॉल सेल्स की एक माला जैसी लेयर होती है। इनको बंडल शीट सेल्स कहते हैं। C4 प्लांट्स अपना रुबिस्को एंजाइम इन्हीं बंडल शीट सेल्स के अंदर सेफ रखते हैं, जहां ऑक्सीजन आसानी से नहीं पहुंच पाता। अब सवाल ये उठता है कि अगर रुबिस्को इतना अंदर बंडल शीट सेल्स में है, तो उस तक CO2 कैसे पहुंचेगा? यहाँ C4 प्लांट्स का दूसरा इनोवेशन काम आता है। इन प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स में जो आउटर लेयर है, वहाँ एक दूसरा पावरफुल एंजाइम होता है, PEP केस। इसका पूरा नाम है फॉस्फेनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम CO2 के लिए एक सुपर मैग्नेट की तरह काम करता है। इसकी CO2 से जुड़ने की क्षमता रुबिस्को से बहुत ज़्यादा है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ CO2 से बाइंड करता है, ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं। तो इससे रुबिस्को वाली गलती होने का चांस ही नहीं है। तो इस स्पेशल क्रैन्स एनाटॉमी और स्पेशल पेपकेज एंजाइम की मदद से C4 प्लांट्स एक CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, या आप कह सकते हैं एक CO2 पंप डेवलप कर लेते हैं। ये पंप CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर से पकड़कर सीधे रुबिस्को के पास बंडल शीट सेल्स में डिलीवर करता है। चलिए अब इस पाथवे के स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। C4 पाथवे के 4 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कार्बोक्सिलेशन या कैप्चर। ये मीजोफिल सेल्स में होता है। यहाँ पेपकेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक CO2 को एक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोलोपाइरूवेट
PEP के साथ जोड़ता है। इससे एक 4 कार्बन एसिड बनता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या OAA। स्टेप 2 ट्रांसपोर्ट। ये OAA फिर दूसरे 4 कार्बन एसिड जैसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर ये ट्रैवल करके अंदर बंडल शीथ सेल्स में जाता है। स्टेप 3 डीकार्बोक्सिलेशन या रिलीज। अब बंडल शीथ सेल्स के अंदर ये मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होता है और CO2 रिलीज करता है। इससे बंडल शीथ सेल्स में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है। यहाँ रुबिस्को को O2 से compete ही नहीं करना पड़ता और वो इस हाई CO2 को C3 साइकिल में यूज करके आराम से शुगर बनाता है। स्टेप 4 रीजेनरेशन। CO2 रिलीज करने के बाद जो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बचता है वो वापस मीजोफिल सेल्स में चला जाता है और वहाँ ATP की मदद से वापस PEP में कन्वर्ट हो जाता है ताकि साइकिल फिर से चल सके। जी, और इस पाथवे को C4 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है। इसके आधार पर इसका नाम C4 पाथवे रखा गया। जबकि C3 पाथवे का पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3PJ एक 3 कार्बन कंपाउंड है। यही इनके नाम का बेसिस है, इसे याद रखिएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, ये जो स्पेशल एनाटॉमी है, इतनी मेहनत का फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा हॉट, ड्राई और ब्राइट कंडीशंस में मिलता है, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जैसे इंडिया में। इन्हीं कंडीशंस में C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन की वजह से स्ट्रगल करते हैं और C4 प्लांट्स बाजी मार जाते हैं। बिल्कुल, C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इससे उनकी नेट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट और CO2 से ज्यादा बायोमास यानी पैदावार दे पाते हैं, खास तौर से इन चैलेंजिंग कंडीशंस में। और C4 प्लांट्स कोई रेयर प्लांट्स नहीं है। हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स C4 प्लांट्स हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना, मेज, मक्का, सोरगम, ज्वार, बाजरा और एमरंथ, चोलाई। इन सब की हाई प्रोडक्टिविटी का राज इनका C4 पाथवे ही है। तो चलिए अब इस टॉपिक के कुछ की फैक्ट्स को समराइज करते हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि C4 पाथवे को हैच-स्लैक पाथवे भी कहते हैं। इसका नाम इसके डिस्कवरर्स MD हैच और CR स्लैक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1960s में इस पाथवे को डिटेल में स्टडी किया था। ये नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखते हैं जो है एनर्जी कॉस्ट का। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए C3 साइकिल में 18 ATP मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, जबकि C4 साइकिल में 30 ATP मॉलिक्यूल्स लगते हैं। तो आप सोचेंगे कि C4 साइकिल तो महंगा है। हाँ, ये C3 से महंगा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा 12 ATP CO2 को पंप करने में खर्च होते हैं। अब सोचिए, हॉट क्लाइमेट्स में फोटो रेस्पिरेशन से जो नुकसान होता है वो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए C4 प्लांट्स के लिए ये एक्स्ट्रा खर्चा एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। ये जो की डिफरेंसेस हैं इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 में IUBP 5 कार्बन है, C4 में PEP 3 कार्बन है। दूसरा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 में 3PGA 3 कार्बन है, C4 में OAA 4 कार्बन है। तीसरा है लोकेशन ऑफ C3 साइकिल। C3 प्लांट्स में ये मीजोफिल सेल्स में होता है, जबकि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल बंडल शीट सेल्स में होता है। चौथा है फोटो रेस्पिरेशन। C3 में हाई होता है, C4 में नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर होता है। और पांचवा है ऑप्टिमल टेम्परेचर। C3 प्लांट्स 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जबकि C4 प्लांट्स 30 से 45 डिग्री सेल्सियस में थ्राइव करते हैं। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि अगर C4 पाथवे इतना एफिशिएंट है तो सभी प्लांट्स C4 क्यों नहीं बन गए? इसका जवाब है नो वन साइज फिट्स ऑल। C4 पाथवे का एडवांटेज सिर्फ हॉट और ड्राई कंडीशंस में है। ठंडे और नम इलाकों में जहां फोटो रेस्पिरेशन का खतरा कम है, वहां C4 पाथवे एक एक्स्ट्रा एनर्जी कॉस्ट बन जाता है। ऐसी जगह पर C3 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये एवोल्यूशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग सोल्यूशंस देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था C4 साइकिल इन डिटेल। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को रिवाइज जरूर करें। बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं
हम जल्द ही हेलो फ्रेंड्स, बायोवेज एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, लेकिन उस फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हर स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली सर, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लेकिन इसका आंसर ही पूरा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो है ग्लूकोज, एक तरह की शुगर। लेकिन प्लांट इस ग्लूकोज को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास रेशन तो है, पर उसे पकाना पड़ता है, तभी हम खा सकते हैं। सिमिलरली प्लांट को इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके यूजेबल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जिसे वो खर्च कर सके, उसमें कन्वर्ट करना होता है। बिल्कुल, और यही फंडामेंटल डिफरेंस है। इसे साइंटिफिक टर्म्स में समझे तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक यानी बिल्डिंग अप प्रोसेस, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाया जाता है और एनर्जी स्टोर की जाती है। जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक यानी ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, जिसमें उस कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज किया जाता है। सो फोटोसिंथेसिस इज कंस्ट्रक्टिव, रेस्पिरेशन इज डिस्ट्रक्टिव, बट इन अ यूजफुल वे। तो चलिए इस एनर्जी पजल को सॉल्व करते हैं। हमारी शुरुआत होती है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ये वही ग्लूकोज है जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दौरान बना था। ये मॉलिक्यूल केमिकल एनर्जी से भरा हुआ है। इसके केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी लॉक्ड है। अब प्लांट के सामने चैलेंज ये है कि इस मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप एक कंट्रोल्ड तरीके से कैसे तोड़ा जाए ताकि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो। और हमारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड है और हमारा गोल है इस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल एनर्जी निकालना। इस प्रोसेस के एंड में जो यूजेबल एनर्जी बनती है उसे कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्लीज नोट करें, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सेल के सारे काम इसी एटीपी को खर्च करके होते हैं। आइडियली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अंडर एरोबिक कंडीशंस लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। ये नंबर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सफर शुरू होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म, जो सेल का मेन फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, वहां इसका पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस पहले स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये लोकेशन यानी साइटोप्लाज्म एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है। यस, द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये नाम दो वर्ड से बना है, ग्लाइको मीनिंग शुगर एंड लाइसिस मीनिंग स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस का सीधा मतलब है शुगर स्प्लिटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। मतलब ये अर्थ पर ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े ट्री तक। और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, किसी स्पेशल ऑर्गेनेल में नहीं। इसका केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। हम स्टार्ट करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। सेल थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करके इसे अनस्टेबल करता है, और फिर ये मॉलिक्यूल आसानी से 2 हिस्सों में टूट जाता है। रिजल्ट में हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। याद रखें, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 1 6 कार्बन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू 2 3 कार्बन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। इस पूरे पाथवे को EMP पाथवे भी कहते हैं, आफ्टर इट्स डिस्कवरर्स एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। और इस स्प्लिटिंग प्रोसेस में हमें एक स्मॉल एनर्जी प्रॉफिट भी होता है। ओवरऑल इस स्टेज में 2 ATP मॉलिक्यूल्स इन्वेस्ट होते हैं और 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो द नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलिसिस इज 2 मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH भी बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टोटल गोल 38 ATP का है, उसके कंपैरिजन में ये कम है, बट इट्स एन इमीडिएट गेन। अब हमारे पास जो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। इनका आगे का फ्यूचर और इनसे कितनी एनर्जी निकलेगी, ये सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट की प्रेजेंस या एब्सेंस पर। और वो क्रूशियल एलिमेंट है ऑक्सीजन। अगर सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जिसे हम एनारोबिक कंडीशन कहते हैं, तो प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है।
पायरुविक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड या एथेनॉल में। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं और प्लांट को सिर्फ वही 2 ATP मिलते हैं जो ग्लाइकोलिसिस में बने थे। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसे हम एरेबिक कंडीशन कहते हैं, तब एक बिल्कुल नया और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पाथवे खुल जाता है। तो चलिए हम इस ज्यादा प्रॉमिसिंग एरोबिक पाथ पर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से निकलकर सेल के एक स्पेशल ऑर्गेनेल के अंदर जाएगा, एक ऐसा ऑर्गेनेल जिसका सिर्फ एक ही काम है, मैसिव एनर्जी प्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियन की। इसे साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सर ने बिल्कुल ठीक कहा, माइटोकॉन्ड्रियन को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और ये टाइटल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अगर साइटोप्लाज्म में इनिशियल स्प्लिटिंग हुई थी तो माइटोकॉन्ड्रिया वो मेन पावर प्लांट है जहां असल एनर्जी जनरेशन का काम होता है। रेस्पिरेशन के आगे के सारे मेजर स्टेप्स इसी स्ट्रक्चर के अंदर होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के मेन प्रोसेस में एंटर करने से पहले पायरुविक एसिड को एक प्रेपरेटरी स्टेप से गुजरना पड़ता है। इस स्टेप को लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। इसमें पायरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट होता है एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे कहते हैं एसिटाइल को-ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस कन्वर्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इंपॉर्टेंटली, इस स्टेप के दौरान हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जैसे कि NADH चार्ज होते हैं। अब ये एसिटिल को-ए मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस में एंटर करता है। इस साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एसिटिल को-ए को पूरी तरह से डिसमेंटल करना, यानी बॉन्ड बाय बॉन्ड तोड़ना और उसकी सारी स्टोर्ड एनर्जी को हार्वेस्ट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है, क्रेब्स साइकिल से डायरेक्टली बहुत कम ATP बनता है, सिर्फ 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक्चुअली 2 GTP विच इज इक्विवेलेंट टू 2 ATP। इसका मेन काम है एनर्जी शटल्स को चार्ज करना। ये एनर्जी शटल्स 2 तरह के हैं, NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FADH2 फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आप इन्हें रिचार्जेबल बैटरीज की तरह समझ सकते हैं और क्रेब्स साइकिल इनका चार्जिंग स्टेशन है। तो अब तक हमने ग्लूकोज को तोड़ दिया है, हमने अपनी सारी एनर्जी शटल बैटरीज को भी चार्ज कर लिया है। अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, वो फाइनल स्टेप जहां ये सारे चार्ज शटल्स अपनी एनर्जी को कैश इन करेंगे और हमें मिलेगा अ मैसिव पे आउट ऑफ ATP। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। इस फाइनल स्टेज का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC भी कहते हैं। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियन की इनर मेम्ब्रेन पर होता है, जो कि हाईली फोल्डेड होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इन फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। यही वो जगह है जहां NADH और FADH2 में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को ATP की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसका सिस्टम बहुत ही ब्रिलियंट है। ये चार्ज्ड NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन पर आते हैं और अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप कर देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज होती है प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ग्रेडियंट बनाते हुए। फिर ये प्रोटॉन्स जब एक स्पेशल एंजाइम ATP सिंथेज के थ्रू वापस आते हैं तो ये ऐसी सिचुएशन है जैसे डैम से पानी टर्बाइन पर गिर रहा हो और ये मॉलिक्यूलर टर्बाइन घूमती है और तेजी से ATP मॉलिक्यूल्स बनाती जाती है। तो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सफर अब पूरा हो चुका है। उसे तोड़ दिया गया, कन्वर्ट किया गया और सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर दिया गया। अब वक्त है हिसाब करने का, यानी एनर्जी बैलेंस शीट बनाने का और ये देखने का कि हम अपने गोल तक पहुंचे या नहीं। तो चलिए इन एनर्जी शटल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस डेटा। हर एक NADH मॉलिक्यूल जब ETS में जाता है तो उससे लगभग 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हर एक FADH2 मॉलिक्यूल से लगभग 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पूरे प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मिलाकर हमें 10 NADH और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सो द कैलकुलेशन इज 10 NADH multiplied 3 ATP plus 2 FADH2 multiplied 2 ATP is equal to 30 plus 4 is equal to 34 ATP। तो सिर्फ एनर्जी शटल से ही हमें 34 ATP मिल गए। अब फाइनल कैलकुलेशन के लिए हम सारे सोर्सेस से मिले ATP को ऐड करेंगे। शटल से हमें मिले 34 ATP। इसमें हम ऐड करेंगे 2 ATP
जो हमें डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से मिले थे, और 2 ATP जो हमें डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल से मिले थे थ्रू GTP। सो द टोटल इज 34 + 2 + 2 which equals 38 ATP। ये है हमारा ग्रैंड टोटल। ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड है। 38 ATP मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ये एक इनक्रेडिबली एफिशिएंट प्रोसेस है जो सनलाइट से स्टोर की गई एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 40%, कैप्चर कर लेता है। इस तरह से प्लांट ने अपनी सोलर सेविंग्स को सक्सेसफुली कैश इन कर लिया है। ये पूरा प्रोसेस मॉलिक्यूल्स का एक माइक्रोस्कोपिक डांस है। हर पत्ते, हर स्टेम, हर रूट में, हर सेकंड में ट्रिलियंस बार हो रहा है। लेकिन इसकी बिगर पिक्चर क्या है? क्यों इस सेल्यूलर पावर प्लांट को समझना इतना इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट की कहानी नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन का ये पूरा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस से लेकर ETS तक, फंडामेंटली वही तरीका है जिससे आप, मैं और इस प्लैनेट पर ऑलमोस्ट हर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लाइफ में कन्वर्ट करता है। ये वो इंजन है जो पूरी लिविंग वर्ल्ड को चलाता है। एग्रीकल्चर में इसकी इंपॉर्टेंस सीड जर्मिनेशन से लेकर फ्रूट राइपनिंग तक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फूड ग्रेन स्टोर करते हैं तो उनका रेस्पिरेशन रेट कम होना चाहिए, वरना वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी यूज कर लेंगे और उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए स्टोरेज कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता है। और इसकी शुरुआत हमेशा एक प्लांट से होती है जो थोड़ी सी धूप को एनर्जी में बदलता है। तो फ्रेंड्स, ये था प्लांट रेस्पिरेशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री अकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द क्रेब्स साइकिल। ये वो प्रोसेस है, वो इंजन है जो हर जिंदा सेल के अंदर चलता है, चाहे वो पौधे का सेल हो या इंसान का। ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, कोई भी जीव, चाहे वो एक प्लांट हो जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना रहा है या कोई जानवर जो खाना खा रहा है, उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पूरे शरीर को, पूरी प्लांट बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है? उसकी हर एक्टिविटी के लिए पावर कहाँ से आती है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में छुपा है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो हमारी कहानी ग्लूकोज से डायरेक्ट शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है उसके आगे के स्टेप से, जब सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का पहला स्टेज, जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, पूरा हो जाता है। मैडम, ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। जी सर। ग्लाइको का मतलब है शुगर यानी ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब है टू ब्रेक डाउन या तोड़ना। तो ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उसके टूटने से जो प्रोडक्ट बनता है वही हमारे आज के टॉपिक का हीरो है, पायरोविक एसिड। बिल्कुल। तो ये पायरोविक एसिड है क्या? ये एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर एक गणित, एक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है जो आपको हमेशा याद रखनी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं, जब टूटता है तो उससे 2 यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड बनते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप अभी नोट कर लीजिए। आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो हर एक ग्लूकोज के लिए 2 बार होगा। अब सेल के साइटोप्लाज्म में बनने के बाद हमारा पायरोविक एसिड एक चौराहे पर खड़ा है। उसके सामने 2 रास्ते हैं और उसकी किस्मत का फैसला सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पर। मैडम, ये 2 रास्ते कौन से हैं? सर, अगर सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो पायरोविक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के पाथ पर चला जाता है, जिससे लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनता है। इसमें बहुत कम एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तब पायरोविक एसिड को सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिल जाती है और वहां शुरू होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल सही। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री के लिए पायरोविक एसिड को एक एंट्री टिकट चाहिए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई होना पड़ता है। ये जो प्रेपरेशन वाला स्टेप है जो पायरोविक एसिड को क्रेब्स साइकिल के लिए तैयार करता है, इसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का लिंक है, एक गेटवे है। तो इस लिंक रिएक्शन में होता क्या है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होता है। वहाँ एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स इस पर काम करता है। पहला काम, इसमें से एक कार्बन आटम को काटकर अलग कर दिया जाता है। ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। दूसरा काम, इस प्रोसेस में जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन्हें एक एनर्जी शटल मॉलिक्यूल, जिसे NADH कहते हैं, कैप्चर कर लेता है। आप NADH को एक छोटी सी रिचार्जेबल बैटरी समझ सकते हैं। अब जो बचा वो है एक 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसका नाम है एसिटिल CoA, और यही है क्रेब्स साइकिल का ऑफिशियल फ्यूल। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है। हम सब जानते हैं कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। पौधे भी रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज करते हैं, तो वो CO2 बनना शुरू कहाँ से होता है? वो यहीं से शुरू होता है, इस लिंक रिएक्शन से। ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 नहीं बनती, रेस्पिरेशन में CO2 का पहला मॉलिक्यूल यहीं निकलता है। ये जो कन्वर्जन है ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक बड़ा सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को अपना काम करने के लिए एक सपोर्ट टीम की जरूरत होती है। मैडम, इस सपोर्ट टीम में कौन-कौन है? जी सर, इस सपोर्ट टीम में 5 एसेंशियल कोफैक्टर्स यानी हेल्पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके नाम हैं मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, थायमीन पायरोफॉस्फेट जिसे TPP भी कहते हैं, NAD और कोएंजाइम A। ये सब मिलकर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब हमारा फ्यूल यानी एसिटाइल CoA तैयार है और अब हम एंटर कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बिल्कुल अंदर, उसके मैट्रिक्स में। यही वो जगह है, वो फैक्ट्री फ्लोर है जहां क्रेब्स साइकिल चलता है। मैडम, इसके दूसरे नाम भी बहुत फेमस हैं। जी सर, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है। इसे TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। ये तीनों नाम एक ही प्रोसेस के हैं। तो ये साइकिल शुरू कैसे होता है? जैसे ही हमारा 2 कार्बन वाला एसिटाइल CoA मैट्रिक्स में एंटर करता है, वहां उसको रिसीव करने के लिए एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पहले से ही तैयार बैठा होता है। उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो 2C + 4C मिलकर एक नया 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, और बस साइकिल शुरू हो गया। अब देखिए, हम इस साइकिल के हर एक इंटरमीडिएट केमिकल का नाम रटने की कोशिश नहीं करेंगे। उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस साइकिल को 3 फेजेस में देखें। पहला फेज है डीकंस्ट्रक्शन। इसमें जो 2 कार्बन हम एसिटिल CoA से लाए थे उन्हें एक एक करके CO2 के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। दूसरा फेज है एनर्जी कैप्चर। साइकिल के अलग अलग स्टेप्स पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हार्वेस्ट किया जाता है और उन्हें हमारे एनर्जी शटल्स NADH और FADH2 में लोड किया जाता है। और तीसरा फेज है रीजेनरेशन। आखिर में साइकिल के बचे हुए एटम्स को इस तरह से रीअरेंज किया जाता है कि हमारा ओरिजिनल 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वापस बन जाए ताकि वो अगले एसिटिल CoA को रिसीव कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में हाईलाइट नहीं की जाती। हम सोचते हैं कि पूरा साइकिल मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका एक बहुत ज़रूरी स्टेप जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सीनिल CoA में कन्वर्ट होता है, वो मैट्रिक्स के बाहर होता है। ये वापस उसी जगह होता है जहां लिंक रिएक्शन हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्टेप के लिए भी वही सेम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स और वही कोफैक्टर्स चाहिए जो सिर्फ उसी जगह पर मौजूद है। तो मॉलिक्यूल को फैक्ट्री से बाहर जाना पड़ता है, प्रोसेस होकर वापस अंदर आना पड़ता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस साइकिल में डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल यानी ATP बनना चाहिए, लेकिन इसमें ATP की जगह एक मॉलिक्यूल GTP बनता है। मैडम, ये GTP क्या है? सर, GTP का फुल फॉर्म है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी के मामले में ये बिल्कुल ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बराबर है। दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। फर्क सिर्फ बेस का है, एक में ग्वानिन है और दूसरे में एडेनिन। इसका सिंपल सा कारण यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ग्वानिन की कॉन्सेंट्रेशन एडेनिन से ज़्यादा होती है, तो सेल वही यूज़ कर लेता है जो आसानी से अवेलेबल हो। चलिए, साइकिल का एक राउंड पूरा हो गया, हमारा फ्यूल प्रोसेस हो गया, तो अब वक्त है हिसाब किताब का। आखिर इस पूरे प्रोसेस से हमारे हाथ क्या लगा? क्या है हमारी कमाई? लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनल टैली। मैडम, प्लीज इस टेबल को एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, क्रेब्स साइकिल के एक टर्न से यानी एक एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल से हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स CO2 जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है,
एक मॉलिक्यूल जीटीपी, जिसे हम एक एटीपी के बराबर मानते हैं, ये डायरेक्ट एनर्जी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH और एक मॉलिक्यूल ऑफ FeDH2, ये दोनों हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। असली खजाना यही है। लेकिन अब याद कीजिए वो बात जो हमने शुरू में कही थी। एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, जिसका मतलब है 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये पूरा का पूरा साइकिल एक बार नहीं बल्कि 2 बार चलेगा, 2 टाइम्स। तो अब देखते हैं पूरा ग्रैंड टोटल, एक ग्लूकोज से शुरू करके। जब ग्लाइकोलिसिस, 2 लिंक रिएक्शंस और 2 क्रेब्स साइकिल्स पूरे हो जाते हैं, तब हमारे पास जमा हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये नंबर्स, 10 यानी 10 NADH मॉलिक्यूल्स, 2 यानी 2 FeDH2 मॉलिक्यूल्स और टोटल 4 यानी 4 डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ATP या GTP। अब हमारा ग्लूकोज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसकी सारी एनर्जी इन शटल मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगर हम टेक्निकली इसको समराइज करें तो हर एक पायरुविक एसिड के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, वहाँ टोटल 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी 3 बार CO2 निकलती है, और 4 बार ऑक्सीडेशन होता है, यानी 4 बार हमारे एनर्जी कैरियर्स NADH और FeDH2 चार्ज होते हैं। ये चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी निकाली जा सके। और इसके साथ हम आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। ग्लूकोज ख़त्म हो चुका है, उसकी एनर्जी कैप्चर हो चुकी है, लेकिन ये एनर्जी अभी तक इन NADH और FeDH2 मॉलिक्यूल्स में बंद है। सेल इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। तो आखिर इन सभी चार्ज्ड अप शटल मॉलिक्यूल्स का होता क्या है? ये कहाँ जाते हैं? ये सभी मॉलिक्यूल्स जाते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ग्रैंड फिनाले में। उस स्टेज का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही वो जगह है जहां ये सारे शटल्स अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप करेंगे और एक ऐसे प्रोसेस को पावर देंगे जिससे हमारे शरीर की या प्लांट की बॉडी की वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ATP यानी यूजेबल एनर्जी बनती है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। तो हर जीवित चीज, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल व्हेल, उसे जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और लगभग सभी जीवों में इस एनर्जी को अनलॉक करने का प्रोसेस एक ही तरह से शुरू होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल को तोड़कर। ये यूनिवर्सल पहला कदम, इसे ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये सेल्यूलर एनर्जी की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे आपके खाने में जो शुगर है वो उस एनर्जी में बदलती है जिससे अभी आपकी स्क्रीन चल रही है, आपके विचार चल रहे हैं और आपका दिल धड़क रहा है? यही वो कोर सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। हम एनर्जी निकालने के इस सफ़र को एक एक केमिकल रिएक्शन के जरिए समझेंगे। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। पहले हम समझेंगे कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे अनलॉक होती है। फिर हम इस प्रोसेस के मुख्य किरदारों यानी की केमिकल प्लेयर्स से मिलेंगे। उसके बाद हम इस कहानी के 3 मेन फेजेस से गुजरेंगे। फेज 1 द एनर्जी इन्वेस्टमेंट, फेज 2 द मोलेक्युलर स्प्लिट और फेज 3 आखिरी एनर्जी पे ऑफ। और अंत में हम पूरा हिसाब किताब करेंगे। अच्छा, इस 10 स्टेप रिएक्शन में सीधा जंप करने से पहले चलिए खेल के नियम सीख लेते हैं। 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं जो ग्लाइकोलिसिस में बार बार होते रहते हैं। अगर हम इन 3 की प्लेयर्स को पहले समझ लें तो पूरा प्रोसेस समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहला नियम है फॉस्फोरिलेशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना या एडिशन। इस फॉस्फेट का प्राइमरी डोनर होता है ATP। आप ATP को एक फुली चार्ज्ड बैटरी समझ सकते हैं जिसमें 3 फॉस्फेट बार्स हैं। जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देता है तो अपना एक फॉस्फेट दे देता है और खुद ADP बन जाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, वो एंजाइम जो इस ट्रांसफर में मदद करता है वो हमेशा एक काइनेज होता है। दूसरा नियम है आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देखिए, इनका केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, C6H12O6। फर्क सिर्फ इनके 3D स्ट्रक्चर यानी एटम्स की अरेंजमेंट में है।
ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स कहते हैं और जो एंजाइम एक मॉलिक्यूल को उसके आइसोमर में बदलता है बिना कुछ जोड़े या घटाए उसे आइसोमरेज कहते हैं। और हमारा तीसरा नियम है डिहाइड्रोजनेशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को निकालना। लेकिन यह हाइड्रोजन ऐसे ही कहीं नहीं जाता क्योंकि इसमें काफी एनर्जी होती है। इसे तुरंत एक एनर्जी शटल या कैरियर मॉलिक्यूल, जिसे NAD+ कहते हैं, पकड़ लेता है और NADH2 बन जाता है। आप NADH2 को एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोचिए जो अब चार्ज हो चुकी है। इस एनर्जी को बाद में कैश किया जाएगा और इस प्रोसेस का एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जब नियम समझ आ गए हैं तो चलिए फेज 1 शुरू करते हैं। इसे एक बिजनेस शुरू करने जैसा समझिए। मुनाफा कमाने से पहले आपको एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही सेल को भी पहले थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ताकि बाद में उसे कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सके। पहला स्टेप, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये एक क्लासिक फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। इसमें एक ATP खर्च होता है और एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। स्टेप 2 में एक आइसोमरेज एंजाइम इस मॉलिक्यूल को उसके आइसोमर यानी फ्रक्टोज में रीअरेंज कर देता है। आखिर में स्टेप 3 में एक और इन्वेस्टमेंट होता है। एक दूसरा फॉस्फेट जुड़ता है जिसमें एक और ATP खर्च होता है। यहाँ एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब हमारे 2 ATP इन्वेस्ट हो चुके हैं और मॉलिक्यूल अगले फेज के लिए तैयार हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट फेज के एंड में हम अभी घाटे में हैं। हमारा नेट एनर्जी बैलेंस है -2 ATP। लेकिन चिंता मत करिए, इसका फल आगे जरूर मिलेगा। अब आते हैं फेज 2 पर, द स्प्लिट। इन्वेस्टमेंट फेज की सारी तैयारी इसी एक खास पल के लिए थी। हमारा 6 कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल अब ठीक बीच से टूटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा मॉलिक्यूल, जिसे अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहते हैं, एक एंजाइम से मिलता है जिसका नाम है एल्डोलेज। ये एंजाइम एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है और इस 6 कार्बन चेन को 2 हिस्सों में काट देता है। ये स्प्लिट 2 अलग-अलग 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है। इनके पूरे नाम थोड़े लंबे हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसलिए हम आसानी के लिए इन्हें इनके एक्रोनिम्स DHAP और G3P से बुलाएंगे। अब यहाँ सेल की एक बहुत ही अनोखी डिजाइनिंग देखिए। आगे का जो बायोकेमिकल पाथवे है वो सिर्फ G3P को प्रोसेस कर सकता है। तो आधा ग्लूकोज मॉलिक्यूल वेस्ट ना हो, इसके लिए सेल एक आइसोमराइज एंजाइम का इस्तेमाल करके DHAP को भी दूसरे G3P मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। इससे कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अब इस पॉइंट से हर रिएक्शन जो हम देखेंगे वो एक साथ 2 G3P मॉलिक्यूल्स पर होगा, जिससे हमारा आउटपुट सीधा डबल हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ये हमें ले आता है आखिरी फेज पर, एनर्जी पे ऑफ। याद रखिएगा, अब हमारे पास 2 G3P मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए यहाँ से जो भी ATP या NADH2 बनेगा वो तुरंत डबल हो जाएगा। अब हमारा शुरुआती इन्वेस्टमेंट एक समझदारी भरा फैसला लगने लगेगा। इन आखिरी स्टेप्स में ही सारा मुनाफा बनता है। पहले दोनों G3P मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं। याद है डिहाइड्रोजनेशन? वहीं यहाँ हो रहा है। हाइड्रोजन निकलता है और उसकी एनर्जी कैप्चर करके 2 पावरफुल NADH2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। फिर एक के बाद एक कुल 4 फॉस्फेट ग्रुप्स को निकालकर ADP मॉलिक्यूल्स को दे दिया जाता है। इससे एक बड़ा रिटर्न मिलता है, 4 ATP मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा पानी रिलीज होने के बाद हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो प्रोसेस पूरा हो चुका है। हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ दिया है। अब वक्त है आखिरी हिसाब किताब करने का और ये देखने का कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। चलिए ATP का गणित देखते हैं। फाज 1 में हमने 2 ATP खर्च किए, लेकिन फाज 3 में हमने 4 ATP बनाए। तो 4 बनाए -2 खर्च किए, इससे हमें 2 ATP का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ हुआ। ये लाभ छोटा जरूर है, लेकिन सेल के लिए बहुत जरूरी है। ये रही पूरे प्रोसेस की फाइनल बैलेंस शीट। इसे एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। हमने 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से शुरुआत की थी। आउटपुट में हमें मिला 2 ATP का नेट गेन, 2 एनर्जी रिच NADH2 मॉलिक्यूल्स, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स और हमारा की एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, जिनमें अभी भी ओरिजिनल एनर्जी का बड़ा हिस्सा बाकी है। एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट नोट, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप अक्सर ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से भी देखेंगे। ये उन 3 साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इस पाथवे की खोज की थी।
एमडेन, मायोहॉफ और पार्नास, दोनों एक ही प्रोसेस के नाम हैं। चलिए कुछ सबसे ज़रूरी टेकअवेज के साथ इसे ख़त्म करते हैं। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में होता है। सबसे ज़रूरी बात, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये एरोबिक और एनेरोबिक दोनों तरह के रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। और क्योंकि ये ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं है, साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सबसे पुराने मेटाबॉलिक पाथवेज में से एक है जो बिलियंस ऑफ साल पहले इवॉल्व हुआ और आज भी धरती के लगभग हर जीव में इस्तेमाल होता है। तो हमने सफलतापूर्वक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर थोड़ी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी हासिल कर ली है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं जिनमें अभी भी ग्लूकोज की ज्यादातर ओरिजिनल एनर्जी बंद है। अब सवाल ये है, सेल बाकी एनर्जी को कैसे अनलॉक करता है? इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स का आगे क्या होता है? आगे के प्रोसेसेस को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, आज जो पढ़ा है